Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back. As you know that in the morning class we started with present indefinite tense. All those who were not there in the class in the morning, we started with present indefinite tense and we have already completed exercise number 1, and we started exercise number 2, and we have done 5 sentences of exercise number 2 also. ठीक है जी. This is page number 29 in your English B workbook. All right. Sentence number 6. सेंटेंस नंबर 6 देखिए बेटे. मैं बिल की अदायगी हर माह की 10 तारीख तक कर देता हूँ. I pay the bill by 10th of every month. I pay the bill by 10th of every month. Number 7. ये कसाब कम तोलता है. कसाब क्या होता है? गोश्त बेचने वाला जो होता है उसे कसाब कहते हैं. कसाई जो होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं बुचर. This butcher weighs less. ये कसाब कम तोलता है. कौन है? किसने कहा? पूछ के आई? तो शायद दे on. This butcher weighs less. ये कसाब कम तोलता है. This butcher weighs less. नंबर 8. ये दुकानदार घटिया माल बेचता है. अब ये घटिया माल यानी कि लो क्वालिटी सब स्टैंडर्ड सामान. घटिया माल. ठीक है जी. ये दुकानदार घटिया माल बेचता है. दिस शॉपकीपर सेल्स. देखो शॉपकीपर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने एस लगाया है. ठीक है ना. दिस शॉपकीपर सेल्स substandard goods. This shopkeeper sells substandard goods. substandard घटिया लो क्वालिटी और goods होता है सामान माल. This shopkeeper sells substandard goods. Number 9. लालची आदमी काला धन कमाता है. अब काला धन क्या होता है? नाजायज पैसा जो होता है, जो गलत तरीकों से पैसा कमाया जाता है उसे काला धन कहते हैं. ठीक है. ब्लैक मनी. लालची आदमी द ग्रीडी मैन. लालची ग्रीडी. द ग्रीडी मैन अर्न्स ब्लैक मनी. द ग्रीडी मैन अर्न्स ब्लैक मनी. द ग्रीडी मैन अर्न्स होता है कमाना. ब्लैक मनी काला धन नाजायज पैसा. नंबर 10. गरीब डाकिया बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता है. गरीब डाकिया कौन होगा? द पुअर पोस्टमैन. ठीक है ना. डाकिया है पोस्टमैन और वो गरीब भी है तो फिर इसलिए पुअर भी लगा दिया हमने. द पुअर पोस्टमैन हार्डली मेक्स बोथ एंड्स मीट. अब ये क्या होता है? हार्डली मेक्स बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है बहुत मुश्किल से गुजारा करना. यानी कि जो उसकी इनकम है उसमें उसका बहुत मुश्किल से गुजारा होता. तो हम कहते हैं कि द पुअर पोस्टमैन
hardly makes both ends meet. ठीक है। नंबर 11, शिकारी हर परिंदे पर निशाना बांधता है। शिकारी कौन होता है? हंटर। और निशाना बांधना होता है एम्स। एम करना होता है ना, उसे कहते हैं निशाना बांधना। शिकारी हर परिंदे पर निशाना बांधता है। द हंटर एम्स एट एवरी बर्ड। द हंटर एम्स एट एवरी बर्ड। ठीक है, आगे देखिए। डॉक्टर मरीज को आराम का मशवरा देता है। डॉक्टर मरीज को आराम का मशवरा देता है। द डॉक्टर एडवाइजेस द पेशेंट। द डॉक्टर advises the patient to take rest. The doctor advises the patient to take rest. ओके, किसान आजकल गंदुम की फसल काटता है। द फार्मर हार्वेस्ट्स। देखो, फसल काटने के लिए कभी भी कट का वर्ड यूज नहीं होता। फसल काटने के लिए हम हमेशा हार्वेस्ट का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। द फार्मर हार्वेस्ट्स wheat crop these days। आजकल these days, nowadays भी हो सकता है आजकल के लिए। आप these days की जगह अगर nowadays लिख देते हैं तो वो ठीक है। The farmer harvests, देखो फार्मर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हार्वेस्ट के साथ हमने एस लगाया है। ठीक है। द फार्मर हार्वेस्ट्स wheat crop these days। आप these days की जगह अगर nowadays लिखते हैं तो गलत नहीं होगा वो भी। वो अच्छे आदमियों में उठता बैठता है। जो उठना बैठना होता है कि उसकी कैसी कंपनी है। ठीक है, उठना बैठना मतलब किन लोगों से मिलना जुलना। वो अच्छे आदमियों में उठता बैठता है। ही कीप्स अ गुड कंपनी। ही कीप्स अ गुड कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट देखें। ये शख्स हर आदमी को धोखा देता है। दिस मैन डिसीव्स एवरीवन। देखो, डिसीव्स क्या होता है? धोखा देना। ठीक है। रिसीव्स की स्पेलिंग के बारे में ध्यान से लिखने। DECEIVES। दिस मैन डिसीव्स एवरीवन। अच्छा बेटे, जैसे ही आप एक्सरसाइज नंबर 2 जितने बच्चे कंप्लीट करते जाएं, प्लीज़ रेज योर हैंड सो दैट आई मे नो कि आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ताकि हम आगे चल सकें। वो सारे बच्चे जिनकी एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गई है, रेज योर हैंड्स। और अदरवाइज यू मे टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द एक्सरसाइज। मैं आपको इसका पिछला पेज भी दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि अगर आपका कोई सेंटेंस मिस हो गया है तो आप उसको कंप्लीट कर सकें। First 10 sentences. Take the screenshot all those. If you have missed any of the sentence तो screenshot ले लें ताकि आप complete कर सकें. And then the next 5 sentences. ठीक है. Now let's move to exercise number 3, that is negative sentences. सबसे पहले हम देखेंगे कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते कैसे। नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स वो वाले सेंटेंसेस जिसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि कोई काम जो नहीं हो रहा है। ठीक है। अच्छा, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो।
सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? जो काम कर रहा होता है, नाउन, वो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद उसको नेगेटिव बनाने के लिए हम उसके साथ लगाएंगे दो चीज़ें, दो ऑप्शंस है, एक तो डू नॉट है और एक डज नॉट है। अब ये डिसाइड करना बाकी है कि किसके साथ डू नॉट लगाएं, किसके साथ डज नॉट लगाएं। डू नॉट हम लगाते हैं प्लूरल्स के साथ। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल तो आप डू नॉट लगाएंगे, एंड इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो आप डज नॉट लगाएंगे। आप चाहें तो पेंसिल से ये डू नॉट के नीचे प्लूरल और डज नॉट के नीचे सिंगुलर लिख लें, ताकि आपको याद रहे कि डू नॉट आपने किसके साथ लगाना है, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज नॉट किसके साथ लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मिसाल आपको इसके अंदर से मैं एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। जैसे ये देखो, वो गुनाह पर नहीं पछताता है। अब पछताता है, वो, इससे पता चल रहा है किसी एक इंसान की बात हो रही है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ही के साथ हमने क्या लगाया है, डज नॉट। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो हमने क्या लगाया है, डज नॉट। अच्छा, अब देखो जैसे ये है, सितारे दिन में नहीं चमकते। अब सितारे तो सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, स्टार्स। व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल तो आपने उसके साथ डू नॉट लगाया है। सो इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल आपने डू नॉट लगाना है, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने डज नॉट लगाना है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वो तो आपको पता है, प्रेजेंट टेंस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जा रहा होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। चलें, डेट डालें, April 15, 2021। डेट डालिए बेटा। सब लोग डेट डालेंगे पहले और उसके बाद हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। नंबर 1, वो गुनाह पर नहीं पछताता है। पछताता मतलब बाद में अगर कुछ ऐसा हो जाता है, फिर हम बाद में अफसोस करते हैं कि ओहो, मैं, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, ये होता है पछताना। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिपेंट, REPENT, रिपेंट। सही है। अच्छा, वो गुनाह पर नहीं पछताता है, ही डज नॉट रिपेंट ऑन हिज सिन। सिन होता है गुनाह, रिपेंट होता है पछताना, ही डज नॉट रिपेंट ऑन हिज सिन। ठीक है। नंबर 2, आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं। गलती, मिस्टेक, और तस्लीम करना होता है एडमिट। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कहते हैं जी एक्सेप्ट योर मिस्टेक। नो, दैट इज़ रॉन्ग। एक्सेप्ट होता है कबूल करना। हम गलती को कबूल नहीं करते, हम गलती को तस्लीम करते हैं, मानते हैं कि हमारी गलती है। ठीक है, इसके लिए एक्सेप्ट का वर्ड नहीं आ सकता, एडमिट का वर्ड आता है। सही है, अपनी गलती को मानना, एडमिट। आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं, यू डू नॉट एडमिट योर मिस्टेक। आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं, यू डू नॉट एडमिट योर मिस्टेक। नंबर 3, गैर दिलचस्प किताबें हाथों हाथ नहीं बिकती है। गैर दिलचस्प मतलब अनइंटरेस्टिंग, वो वाली बुक्स जो इंटरेस्टिंग नहीं होती, हाथों हाथ नहीं बिकती हैं। हाथों हाथ बिकने का मतलब ये है कि जल्दी जल्दी सेल नहीं हो जाती। ठीक है ना, जाहिर बात है, जो इंटरेस्टिंग किताबें होती हैं वो जल्दी जल्दी बिक जाती हैं, लेकिन ये गैर दिलचस्प किताबें हैं। अनइंटरेस्टिंग बुक्स, अनइंटरेस्टिंग बुक्स, गैर दिलचस्प किताबें। अनइंटरेस्टिंग बुक्स प्लूरल सब्जेक्ट है, आपने डू नॉट लगाया। अनइंटरेस्टिंग बुक्स डू नॉट सेल, सेल मतलब बिकना। अनइंटरेस्टिंग बुक्स डू नॉट सेल लाइक हॉट केक्स। अब ये भी एक मिसाल है, देखो ना, हॉट केक्स मतलब फ्रेश केक्स। अगर जो फ्रेश केक्स होते हैं वो जल्दी जल्दी सब लोग खरीद लेते हैं। तो हॉट केक्स की मिसाल का मतलब, हॉट केक्स का वर्ड हम वहाँ यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिमांड में होती है, जब सब लोग वो चीज़ मांग रहे होते हैं तो हम कहते हैं ये तो हॉट केक बन गई है। ठीक है, तो अब आपने क्या लिखना है, अनइंटरेस्टिंग बुक्स डू नॉट सेल लाइक हॉट केक्स। हो गया।
नंबर 4 देखिए, सितारे दिन में नहीं चमकते हैं। स्टार्स डू नॉट शाइन इन डे टाइम। स्टार्स डू नॉट शाइन इन डे टाइम। स्टार्स देखें प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपने डू नॉट लगाया। चमकना शाइन दिन के वक्त, इन डे टाइम। स्टार्स डू नॉट शाइन इन डे टाइम। ठीक है। नंबर 5 देखें, वो मेरी बात नहीं सुनता है। वो मेरी बात नहीं सुनता है। ही डज नॉट लिसन टू मी। वो मेरी बात नहीं सुनता है। ही डज नॉट लिसन टू मी। नंबर 6, मैं इस अजनबी को नहीं पहचानता हूँ। मैं इस अजनबी को नहीं पहचानता हूँ। आई डू नॉट रिकग्नाइज दिस स्ट्रेंजर। रिकग्नाइज होता है पहचानना। आई डू नॉट रिकग्नाइज दिस स्ट्रेंजर। मैं इस अजनबी को नहीं पहचानता हूँ। आई डू नॉट रिकग्नाइज दिस स्ट्रेंजर। नंबर 7, हम आपको नहीं जानते हैं। वी डू नॉट नो यू। हम आपको नहीं जानते हैं। वी डू नॉट नो यू। अच्छा जी। नंबर 8, सब लड़के शरारत नहीं करते हैं। ऑल बॉयज डू नॉट मेक मिसचीफ। शरारत होती है मिसचीफ। ऑल बॉयज डू नॉट मेक मिसचीफ। ठीक है। ये एक्सरसाइज नंबर 3 का इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें बेटे, और इसके साथ आप लोग इसको कंप्लीट करें ताकि हम आगे चलें, सेंटेंस नंबर 9 पे चलें। चलिए जी, सेंटेंस नंबर 9 देखो। दाना आदमी ऐसी गलती नहीं करता है। दाना आदमी यानी कि समझदार आदमी, अक्लमंद आदमी। दाना आदमी, अ वाइज मैन। दाना आदमी ऐसी गलती नहीं करता है। अ वाइज मैन डज नॉट मेक सच मिस्टेक। ऐसी गलती, सच मिस्टेक। अ वाइज मैन डज नॉट मेक सच मिस्टेक। ठीक है। नंबर 10 देखें। सूरज जमीन के गिर्द चक्कर नहीं लगाता है। द सन डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। सूरज जमीन के गिर्द चक्कर नहीं लगाता है। द सन डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। नंबर 11, चांद आजकल शाम को नमूदार नहीं होता है। नमूदार होता है अपीयर, नजर आना। चांद आजकल शाम को नमूदार नहीं होता है। द मून डज नॉट अपीयर in the evening nowadays. The moon does not appear in the evening nowadays. ठीक है। नंबर 12, लकड़ी पानी में नहीं डूबती है। अच्छा, अब देखो, मैं आपको जब नॉवल करवा रही थी तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब नॉन लिविंग थिंग्स के डूबने की बात होती है तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? सिंक। अगर लिविंग थिंग्स की होती है तो ड्रोन। अब लकड़ी जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, ज़ाहिर है मटीरियल है, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे डूबने के लिए? सिंक। लकड़ी पानी में नहीं डूबती है। वुड डज नॉट सिंक इन वाटर। लकड़ी पानी में नहीं डूबती है। वुड डज नॉट सिंक इन वाटर।
Wood does not sink in water. नंबर 13, लोहे का टुकड़ा पानी पर नहीं तैरता है. लोहे का टुकड़ा पानी पर नहीं तैरता है. A piece of iron does not float on water. लोहे का टुकड़ा पानी पर नहीं तैरता है. A piece of iron does not float on water. ठीक है, float तैरना. A piece of iron does not float on water. नंबर 14, अकबर कुछ जमा नहीं करता है. अकबर does not save anything. अकबर does not save anything. नंबर 15, हम किसी को खामखा तंग नहीं करते. We do not tease. तंग करना होता है tease. We do not tease anyone without any reason. We do not tease anyone without any reason. Without any reason यानी खामखा बिला वजह. We do not tease anyone without any reason. ठीक है बेटे, चले अब इसका स्क्रीनशॉट ले और रेज योर हैंड्स ऑल दोज हु हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज नंबर 3. जिन बच्चों की एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गई है वो अपना हैंड रेज करें, मुझे पता चले कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 3 तक का काम कंप्लीट कर लिया है. ओके, ठीक है. चलें, जिन बच्चों की, ये मैं आपको इसका पिछला पेज भी दिखा देती हूँ ताकि आपको ये, अगर किसी का इसमें से कोई सेंटेंस रह गया है तो आप इसको कंप्लीट कर लें. पेज नंबर 30. दिस इज पेज नंबर 30. अगर कुछ आपका रह गया है तो आप किसका इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटे. एंड दिस इज पेज नंबर 31. एक्सरसाइज नंबर 3 का पेज नंबर 31 है ये बेटा. और जिसका इसमें से कुछ रह गया है वो कंप्लीट करें. एंड नाउ टेल मी, how many of you have completed the exercise? Raise your hands, all of you. Only 17 students have raised their hand. Where are the others? अच्छा जी, चलो. इसके बाद देखें, आपको मैं वैसे हम ये इंटेरोगेटिव की एक्सरसाइज जो है वो हम इंशाल्लाह कल, तो आपको पता है आप लोगों की क्लासेस ऑफ है, फ्राइडे इज़ ऑफ एंड ऑन सैटरडे वील इंशाल्लाह वील हैव द क्लास. सैटरडे को आपकी क्लास होगी और सैटरडे को हम लोग ये एक्सरसाइज नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. लेकिन अभी हमारे पास जो 4 मिनट्स हैं बचे हुए, इसमें मैं आपको इंट्रोगेटिव के सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी. देखिए बेटे, पहली बात तो ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर क्वेश्चंस. वो तमाम सेंटेंसेस जिसमें कोई सवाल पूछा जा रहा होता है वो इंट्रोगेटिव होते हैं. आपने अक्सर सुना होगा कि पुलिस जो है वो इंटेरोगेशन करती है. इंटेरोगेशन मतलब सवाल जवाब करती है. तो इंटेरोगेशन क्या चीज़ होती है? सवाल पूछना, सवाल जवाब. दैट इज़ वाई इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर क्वेश्चंस. देखिए, सिर्फ इस टेंस में नहीं बल्कि तमाम टेंसेस में एक चीज़ बड़ी कॉमन है. इससे पहले आपने अभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस किए हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस किए हैं. उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था? सबसे पहले क्या आ रहा था? सब्जेक्ट आ रहा था ना.
सब्जेक्ट आ रहा था, उसके बाद डू नॉट डज नॉट आ रहा था, उसके बाद वर्ब आ रही थी, ये सब था। लेकिन सबसे पहले क्या आ रहा था? सब्जेक्ट आ रहा था। ये बात कॉमन है अफर्मेटिव में भी और नेगेटिव में, ठीक है। लेकिन जब आप इंट्रोगेटिव करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे यहाँ पर डू और डज है, आज तक अफर्मेटिव और नेगेटिव में हम इसे सब्जेक्ट के बाद लिख रहे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख रहे थे, फिर डू और डज लिख रहे थे, यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब था वो सब्जेक्ट के बाद आ रहा था। बट इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस द हेल्पिंग वर्ब इट ऑलवेज गोज बिफोर द सब्जेक्ट। तो क्या खास बात होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कि उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका हेल्पिंग वर्ब डू डज है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम होगा, परफेक्ट में हैज हैव होगा, ये तमाम हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ये तमाम अफर्मेटिव और नेगेटिव में तो सब्जेक्ट के बाद आते हैं, लेकिन जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो ये सब्जेक्ट से पहले चले जाते हैं। सब दे आर रिटन बिफोर द सब्जेक्ट। ये एक बहुत खास बात है। इसके अलावा एक और ख़ास बात यह है कि व्हेन वी राइट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं, आपको पता है क्वेश्चंस में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट आर कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड्स। डब्ल्यू फैमिली भी उसको किसी बुक्स में लिखा होता है। अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, ये तमाम, जैसे व्हेन, वेयर, हाउ, हु, विच, व्हाट, ये तमाम वर्ड्स क्या हैं? दे आर द क्वेश्चन वर्ड्स। ये क्या चीज़ें हैं? ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं। और बहुत मुमकिन है कि आप लोगों के पास जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड हो। हमेशा नहीं होता, कभी नहीं भी होता, लेकिन मेजॉरिटी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्वेश्चन वर्ड होता है। अब इन दैट केस आपका जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, इससे पहले वो व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, जो भी कुछ क्वेश्चन वर्ड होगा, जाहिर बात है क्वेश्चन वर्ड हमने सेंटेंस में सबसे शुरू में लिखना होता है अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज है। हम्म? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, फिर ऑब्जेक्ट आया। अब अगर कभी किसी सेंटेंस के अंदर, आप जैसे ये देखो सेंटेंस नंबर 4 है, क्या बादल जोर से गरजता है, इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली डू डज से बात शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है? द क्लाउड। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है बेटे, चले। टुमारो इज ऑफ, यू डोंट हैव क्लास टुमारो, बट ऑन सैटरडे इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 4 ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपका होमवर्क ये है कि यू विल कंप्लीट ऑल दीज 3 एक्सरसाइजेस इन योर बुक एंड ऑन द लूज शीट। मेक श्योर कि आपको ये लूज शीट पर भी करनी है। और अगेन मुझे दोबारा बार बार कहती हूँ मैं कि लूज शीट पे करते वक्त आपने उर्दू नहीं लिखनी है। हेडिंग डालें, एक्सरसाइज नंबर और पेज नंबर डालें, और सिर्फ इंग्लिश सेंटेंसेस लिखें। बिकॉज द थिंग्स दैट यू सबमिट इन स्कूल, जिस पर आपको मार्क्स मिलते हैं, वो लूज शीट्स हैं, वो आपकी बुक्स नहीं है। बुक्स में हम काम आपको इसलिए करा रहे हैं ताकि आपकी बुक साइड बाय साइड कंप्लीट रहें। व्हेन इंशाल्लाह यू विल कम बैक टू स्कूल, तो आपकी बुक्स कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है बेटे, तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस एक दिन के ऑफ में आपने ये वाली एक्सरसाइजेस को बुक में और लूज शीट में कंप्लीट करना है। लूज शीट्स को अपने होमवर्क के साथ अटैच करना है, जो कि आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। ठीक है बेटे, ओके। तो अभी तो क्लास का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो सी यू ऑन सैटरडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।